अनुपमा का दिन सूरज से भी पहले शुरू होता था। वो नल से पानी खींचकर पहले गायों को पिलाती, फिर रसोई में जाकर चूल्हा जलाती। घर में कोई उसे अनुपमा कहकर नहीं बुलाता था। बड़े बूढ़े से लेकर बच्चे तक सब उसे एक ही नाम से पुकारते थे, और वो नाम था गवार भाभी। अरे ओ गवार भाभी, जरा जल्दी कर लो, मुझे खेत पर भी जाना है। अनुपमा के देवर वरुण की आवाज आई। जी देवर जी, अनुपमा सिर झुकाकर जवाब देती है। इस घर में उसने कभी अपना नाम सुना ही नहीं। शादी को 4 साल हो चुके थे, पर उसका नाम जैसे ससुराल की दीवारों में कहीं खो गया था। अनुपमा की शादी मात्र 17 साल की उम्र में राजवीर से हुई थी। वो दिन अब भी उसकी आंखों में ताजा था। लाल जोड़ा, महकता हुआ मंडप, डोली में बैठते वक्त उसकी माँ के आंसू और पिता का कंधे से झुकता हाथ। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था। राजवीर शहर में पढ़ा लिखा लड़का था। शादी के कुछ महीनों बाद ही वो नौकरी के लिए वापस शहर चला गया। अनुपमा को ससुराल में अकेला छोड़कर वो वही शहर में बस गया। शुरुआत में कुछ चिट्ठियां आई। मैं ठीक हूं अनुपमा, तुम अपना ध्यान रखना। जब भी छुट्टी मिलेगी आऊंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे चिट्ठियां बंद हो गई और अनुपमा की जिंदगी में बस काम और ताने रह गए। रामदीन ठाकुर का घर बड़ा था पर दिल छोटा। सास राम प्यारी तानों में ही अपनी जिंदगी जीती थी। अरे गवार, रोटी जल गई तेरी, तुझे खाना भी नहीं बनाना आता क्या? तेरा मायका तो लगता है जानवर पालता होगा, और तू खुद भी। अनुपमा हर बार सिर झुका लेती। जवाब देने का हक जैसे उसे मिला ही नहीं था। उसकी सास को बहुओं में फर्क बहुत साफ दिखता। देवरानी प्राची शहर से आई थी, पढ़ी लिखी। उसे सास प्यार से प्राची बहू कहती, और अनुपमा के लिए बस गवार। गांव की औरतें भी कम नहीं थी। कुएं पर पानी भरते वक्त कोई न कोई कह ही देता, अरे भाई गवार भाभी तो हमेशा सिर झुकाए रहती हैं, ना बात करती है ना हंसती हैं। हंसे भी कैसे, उसका तो मर्द भी उसे छोड़ गया। अनुपमा सुनती थी पर कहती कुछ नहीं। उसके दिल में दर्द तो उमड़ता था लेकिन होठों तक नहीं आता था। उस दिन अनुपमा सुबह कुछ ज्यादा ही व्यस्त थी। देवर वरुण को खेत पर जल्दी जाना था, प्राची को ननद के घर और सास को मंदिर जाना था। घर का सारा काम अनुपमा के ही सिर पर था। अनुपमा एक और रसोई में रोटी बेल रही थी, दूसरी ओर गाय को चराने के लिए रस्सी भी खोलनी थी। तभी सास की आवाज आई, गवार चाय बनी कि नहीं? जी मम्मी जी, अभी लाई। रस्सी हाथ से छूटी, गाय आंगन से बाहर भागी। सास चिल्लाई, तुझे तो कुछ आता ही नहीं, काम के नाम पर बोझ है तू। अनुपमा के हाथ में गरम तवा लग चुका था, जिसकी वजह से हल्की सी जलन से उसका चेहरा सिकुड़ गया था, पर आंसू बाहर नहीं निकले थे। वो बस चुप रही। गांव में दिन की गहमा गहमी के बाद रात को सन्नाटा गहराने लगता है। हर घर में हंसी ठिठोली होती, पर ठाकुर रामदीन के बड़े आंगन में अनुपमा अकेली चारपाई पर लेटी आसमान को देखती रहती और अपने पति को याद करती। राजवीर का चेहरा, उसकी पहली रात की हिचकिचाहट, उसका हाथ थामना, वो सब यादें उसके भीतर ऐसे बस गई थी जैसे सूखी जमीन में कुछ बूंदे पानी की गिर जाएं। पर अब राजवीर की तस्वीर धुंधली होती जा रही थी। उसने आखिरी बार उसे 2 साल पहले ही देखा था। कब तक इंतजार करूं मैं, वो मन ही मन सोचती। गांव में कई बार लोग उसके बारे में बातें करते, भाई मर्द तो शहर में रहता है, औरत अकेली, किसी दिन बदनाम ना हो जाए। वो ताने उसे अंदर से तोड़ देते थे। वो चाहती थी कोई एक शख्स उसे समझे, पर उसके हिस्से में सिर्फ चुप्पी थी। एक रात पड़ोसी अम्मा ने उसके पास आकर धीरे से कहा, बिटिया तू क्यों चुप रहती है इतना? तेरा भी तो हक है जीने का। कभी अपने मर्द को भी बोल दे, आ जा यहाँ, देख घर कैसे चलता है। अनुपमा ने हल्की मुस्कान दी। अम्मा वो शहर में काम करता है, उसे गांव की फिक्र नहीं होगी। और फिर मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? बिटिया चुप्पी में भी कभी कभी आग छुपी होती है। अम्मा बोली और चली गई। उस रात अनुपमा की आंखों में नींद नहीं आई। पहली बार उसने अपने भीतर कुछ हिलते हुए महसूस किया, जैसे कोई आवाज कह रही हो, अब बहुत हुआ। गांव में सावन का महीना था, हर घर में झूले थे, औरतें 16 श्रृंगार कर रही थी। प्राची बहू ने तो नए कपड़े पहन लिए
और उसकी सास उसे हंसी खुशी झूला झुलाने ले गई। अनुपमा रसोई में थी, वही पुराना फीका सूट, वही टूटी फूटी चुन्नी। उसके लिए ना कोई श्रृंगार ना त्योहार। सास ने ताना मारा, तेरे पहनावे पर तो कोई भूत भी ना रीझे। हमारी प्राची बहू को देख, जैसे शहर की रानी। अनुपमा ने कुछ नहीं कहा, उसने बस बेलन से रोटी बेलना जारी रखा। लेकिन उसके दिल में बहुत कुछ टूट गया था। उसे लगा जैसे वो इस घर की बहू नहीं, बस एक परछाई है। उस शाम जब वो आंगन में अकेली बैठी थी, उसे अपना मायका याद आया। माँ का कोमल चेहरा, पिता का माथा सहलाना। उसने उस दिन बहुत रोना चाहा, लेकिन इस घर में आंसू भी जैसे बोझ बन जाते थे। माँ होती तो कहती, बेटा तू भी हक रखती है हंसने का, पर अब माँ नहीं है और ससुराल में उसे कोई माँ जैसा नसीब ही नहीं हुआ। कई महीनों बाद उस दिन डाकिया आया, अनुपमा के नाम चिट्ठी। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। राजवीर ने लिखा था, अनुपमा मैं ठीक हूँ, काम में बहुत व्यस्त हूँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही है, पैसों की चिंता मत करना, अगले महीने भेज दूंगा, अपना ध्यान रखना राजवीर। बस 2 पंक्तियां, ना कोई अपनापन ना कोई दर्द। अनुपमा ने चिट्ठी को छाती से लगाया, पर उसका दिल भर आया। मैं उसके लिए क्या हूँ, उसने खुद से पूछा। उस रात उसने पहली बार खुद से सवाल पूछे, क्या जिंदगी बस ऐसे ही बीत जाएगी? क्या मैं सिर्फ गवार भाभी बनकर ही रह जाऊंगी? क्या मेरा अपना कोई नाम नहीं? आसमान में चांद टकटकी लगाए उसे देख रहा था और अनुपमा की आंखों से आंसू चमक रहे थे। बरसात का मौसम आ चुका था। गांव की गलियों में कीचड़ और बारिश की बूंदों का खेल चल रहा था। लेकिन ठाकुर रामदीन के आंगन में गर्मा गर्म चाय और हंसी मजाक का माहौल था। सब लोग ओसारे में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। सिर्फ एक शख्स थी जो बाहर पानी भरे आंगन से बाल्टियों पानी निकाल रही थी। अनुपमा उसकी चुन्नी कीचड़ से भीग चुकी थी। पैरों में कीचड़ चिपका हुआ था और हाथों में छाले पड़ चुके थे, पर किसी को उससे फर्क नहीं पड़ता था। सासू माँ हंसते हुए प्राची को कह रही थी, देख प्राची बहू तू तो भाग्य वाली निकली, शहर में पली बड़ी, हाथ में मेहंदी लगी, और हमारे घर की बहू भी तू ही है। ये गवार तो बस काम की मशीन है। सब जोर से हंस पड़े। देवर वरुण, ननद ममता और यहाँ तक कि ससुर रामदीन भी मुस्कुरा दिए। वो हंसी अनुपमा के कानों में कांटे बनकर चुभी। उसने सिर झुका लिया और बाल्टी उठाकर फिर पानी फेंकने लगी। प्राची पिछले हफ्ते ही शहर से लौटी थी। उसका पहनावा देखकर गांव की औरतों के बीच चर्चा थी। रेशमी सूट, कानों में चमकते झुमके, पैरों में रंगे हुए नाखून। वो हंसती तो मानो शहर की हवा गांव में उतर आती। प्राची को अनुपमा से अजीब सी नफरत थी। वो कहती, भाभी आप तो कुछ बोलती ही नहीं, ऐसे सिर झुका कर रहोगी तो लोग आपको दबाएंगे ही। अनुपमा चुप रहती थी, क्योंकि वो जानती थी वो जुबान सालों से बंद है, वो एक दिन में नहीं खुलती। एक दिन प्राची झूला झूलते हुए बोली, आपका तो बड़ा बुरा हाल है भाभी, मर्द शहर में और औरत यहाँ। कोई श्रृंगार नहीं, कोई बात नहीं, कोई जिंदगी नहीं, ऐसे भी कोई जीता है। सास जोर से हंसी, इससे क्या होगा प्राची बहू, ये तो गांव की माटी में पली है, इसको शहर की हवा नहीं सूझती। अनुपमा के हाथों में लस्सी का गिलास कांप गया, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने बस इतना कहा, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती प्राची। प्राची खिलखिलाकर हंस पड़ी। किस्मत भी उन्हीं की बदलती है भाभी जो आवाज उठाना जानते हैं। वो शब्द अनुपमा के दिल में गहरे उतर गए। जो आवाज उठाना जानते हैं। उस शाम तेज बारिश हुई। गायों को बांधने के लिए अनुपमा बाहर निकली। कीचड़ में फिसलकर उसका पैर छिल गया। उसने बड़ी मुश्किल से उठकर आंगन में झाड़ू लगाना शुरू किया। तभी वरुण बाहर निकला। अरे गवार भाभी, इतना भी नहीं होता तुझसे, ये क्या हाल बना रखा है घर का। सास ने भी जोड़ दिया, तू किस दिन काम आएगी, जब घर बह जाएगा तब। अनुपमा कुछ कहना चाहती थी, पर गला रूंध गया। बारिश की बूंदों में उसके आंसू छिप गए। वो चुपचाप झाड़ू लगाती रही। कोई उसके जख्मी पैर को देखने तक नहीं आया। दूसरे दिन ममता अपनी सहेलियों के साथ आई और हंसते हुए बोली, भाभी आप अपने आप को देखो, लोग आपको गवार भाभी कहकर हंसते हैं, क्यों ना आप भी जरा शहर जैसी बनो। अनुपमा ने सिर झुका लिया।
मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है ममता। ममता हंसी। क्यों होगा, शहर वालों की बहुएं तो रानी होती हैं और गांव वाली बस काम वाली। वो शब्द चाकू की तरह उसके दिल को काट गए, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उस रात अनुपमा अकेली चारपाई पर बैठी थी। चारों ओर अंधेरा था, बस दिए की हल्की सी लौ जल रही थी। उसने अपने हाथों के छाले देखे, पैरों के जख्मों को सहलाया। वो सोचने लगी, क्या वाकई मैं इतनी कमजोर हूं? क्या मुझे सिर्फ गवार भाभी बनकर ही जीना होगा? क्या मेरे नाम की कोई पहचान कभी नहीं होगी? उसके भीतर कोई आवाज गूंज रही थी, वही पड़ोसन अम्मा की बात। चुप्पी में भी कभी कभी आग छुपी होती है। राजवीर का फोन आया बहुत महीनों बाद। सास ने फोन अनुपमा को पकड़ाते हुए ताना मारा, जा सुन ले अपने शहर वाले मियाँ की दो बातें, शायद कुछ दिन चैन आ जाए। अनुपमा ने कांपते हाथों से फोन लगाया। हेलो अनुपमा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप? अच्छा हूँ, काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिल रही। इस बार भी शायद ना आ पाऊं। अनुपमा का गला भर आया। हर बार यही कहते हो, क्या करूं? काम है, लेकिन कभी मेरे लिए भी समय निकालो। उसने हिम्मत करके कहा। अनुपमा, अब नाटकीय मत बनो। तुम गांव में सुरक्षित हो, और क्या चाहिए? लाइन कट गई, वो घुटनों पर बैठ गई। फोन उसके हाथ से छूट गया। आंसू बारिश की तरह बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया, वो सच में इस घर में अकेली है। कुछ देर बाद प्राची रसोई में आई। उसने देखा अनुपमा रो रही थी। भाभी, आप रो रही हो? कुछ नहीं, अनुपमा ने आंखें पोंछी। मर्द शहर में जाकर औरतों को भूल जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन एक बात कहूं, अगर आप ऐसे ही चुप रही तो कोई आपको याद नहीं करेगा, ना मियाँ, ना परिवार, ना समाज। अनुपमा ने पहली बार प्राची की आंखों में देखा। प्राची बोली, आप गवार भाभी नहीं है, बस आप डर के कारण गवार भाभी बन गई हैं। वो बात सीधा उसके दिल में उतर गई। ये पहली बार था जब किसी ने उसे इस नाम से ऊपर उठकर देखा। कुछ दिन बाद गांव में पंचायत लगी। किसी छोटी बात पर पड़ोसी और उनके परिवार में झगड़ा हुआ था। राम दिन वहां पहुंचे, सब लोग इकट्ठे हुए। अनुपमा भी वहां पहुंच गई, क्योंकि सास ने उसे बर्तन धोने के लिए बुलाया था। गांव के एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे ठाकुर साहब, आपकी गवार बहू भी आ गई। अब पंचायत में रोटी बेलेगी क्या? सब हंसे। अनुपमा के दिल में मानो किसी ने आग लगा दी। वो चाहती थी वहां से भाग जाए, लेकिन वो खड़ी रही। सास कुछ नहीं बोली, ससुर हंसकर टाल गए। देवर आंखें नीचे कर हंसी दबा रहा था। उस दिन अनुपमा ने तय कर लिया, अब ये ताने आखिरी बार सुनेगी। रात को अनुपमा ने अपने तकिए के नीचे हाथ रखा और माँ की पुरानी तस्वीर निकाली। माँ, मैं अब वो अनुपमा नहीं रहना चाहती जो बस चुपचाप ताने सुने। मैं अपने नाम का हक वापस लूंगी। उसने पहली बार अपने दिल में एक आग महसूस की। डर की जगह एक नई हिम्मत पनप रही थी। सावन के आखिरी दिन थे। गांव में हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। हर घर में हरियाली, तीज की तैयारी चल रही थी। औरतें 16 श्रृंगार में सजी थी, गीत गा रही थी, पेड़ों पर झूले डाले जा रहे थे। प्राची भी सज धज कर तैयार हो चुकी थी। हरे रंग की चुन्नी, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर शहर वाली चमक। लेकिन अनुपमा, वो फिर वही फीका सूट, हाथ में बेलन और चेहरे पर थकान की लकीरें। सास उसे सुबह से एक ही बात कह रही थी, गवार, प्राची जैसा बनना तुझे आता नहीं तो कम से कम उसका काम तो कर। उसने पूरा दिन रसोई में बिताया, पकवान बनाए, मेहमानों को पानी दिया, बच्चों को नहलाया और झूले झुलाने में औरतों की मदद की। लेकिन किसी ने उसे झूले पर नहीं बुलाया, ना श्रृंगार करने को कहा। शाम ढल रही थी, आसमान पर काले बादल छा रहे थे। तभी प्राची की ननद के कमरे से धुआं उठने लगा। किसी ने गलती से दिया जलता हुआ छोड़ दिया था और पर्दे में आग लग चुकी थी। हवा तेज थी, आग फैलने लगी। घर में अफरा तफरी मच गई। औरतें चिल्लाने लगी, आग 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 लग गई। रामदीन बाहर से दौड़े। वरुण पानी लाने लगा। सास चीखने लगी, प्राची की बच्ची अंदर है, कोई उसे बचाओ। सबके चेहरे पर डर था, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कमरे में धुआं भर चुका था, आग बेकाबू हो रही थी। तभी अनुपमा दौड़ती हुई आई। बिना कुछ सोचे उसने चुन्नी को सिर पर लपेटा और सीधे धुएं में कूद पड़ी। उस पल पूरा घर सन्न रह गया। सास का मुंह खुला रह गया। वरुण ने रोकने की कोशिश की, भाभी मत जाओ, पर अनुपमा सुन कहाँ रही थी।
वो अंदर पहुंची, धुआं आंखों में चुभ रहा था, सांस घुट रही थी। बच्ची झूले पर बेसुध पड़ी थी। अनुपमा ने उसे अपनी बाहों में उठाया, अपनी चुन्नी में लपेटा और जैसे तैसे झुलसते पर्दों के बीच से निकल आई। बाहर आते ही पूरे गांव के लोग तालाब की तरफ से दौड़ पड़े। सास भागकर बच्ची को पकड़ने लगी और वहीं फूट फूट कर रो पड़ी। बहू, तूने मेरी पोती को बचा लिया। आज अनुपमा के हाथ जल चुके थे, बालों का सिरा झुलस गया था, चेहरे पर धुआं और आंसू मिले हुए थे, लेकिन उसकी बाहों में वो बच्ची सुरक्षित थी। कुछ ही देर में गांव में भीड़ लग गई। लोग कहने लगे, ये वही गवार भाभी है ना जिसने आग में कूदकर बच्ची को बचाया। अरे वाह, ऐसी औरत तो माँ लक्ष्मी का रूप होती है। गांव में तो ये मिसाल बन जाएगी। वही लोग जो कभी उसे ताने देते थे, अब उसी को सर झुकाकर सलाम कर रहे थे। सास जो हर समय उसे नीचा दिखाती थी, उसके सामने बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहू, आज तूने हमें शर्मिंदा कर दिया। हम तो तुझे बस गवार समझते रहे और तू तो हमारी इलाज है। अनुपमा के जलने के जख्मों पर गांव की औरतें मरहम लगा रही थी। प्राची भी उसके पास बैठी थी, जो कभी ताने देती थी। आज उसकी आंखों में सम्मान था। भाभी, आप सच में बहुत हिम्मत वाली हैं। अनुपमा हल्की सी मुस्कुरा दी। वो शायद पहली मुस्कान थी जो दर्द से ऊपर उठी थी। सास ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज से तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी है। खबर शहर तक पहुंची। जब राजवीर को पता चला कि अनुपमा ने अपनी जान जोखिम में डालकर भतीजी को बचाया, तो उसके पैर खुद ब खुद गांव की ओर मुड़ गए। वो कई सालों बाद गांव लौटा। घर के दरवाजे पर अनुपमा खड़ी थी। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थी, चेहरा सूजा हुआ था पर आंखों में चमक थी। राजवीर ने उसे देखा और कुछ पल तक कुछ कह ही नहीं पाया। अनुपमा, उसने धीरे से कहा, जी, तूने ये सब कैसे किया? अगर वो बच्ची मेरी होती तो। अनुपमा ने शांति से जवाब दिया। राजवीर का गला भर आया। वो झुककर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। मैं तुझसे सालों दूर रहा, तेरे दर्द को समझा नहीं। तू तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत निकली। कुछ दिन बाद गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव के मुखिया ने कहा, जिस औरत को हम गवार भाभी कहकर हंसते थे, उसने वो कर दिखाया जो कोई मर्द भी नहीं कर पाया। अनुपमा अब हमारे गांव की इज्जत है। गांव के सभी लोग उठकर उसके पैरों को छूने लगे। गांव की औरतें उसे देखकर कह रही थी, हम भी ऐसी हिम्मत वाली बनना चाहते हैं। अब तो कोई इसे गवार नहीं कहेगा। सास ने पंचायत में सबके सामने कहा, अब से ये सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारे घर की शान है। राजवीर अब हर समय अनुपमा के साथ रहता। उसे महसूस हुआ कि वो जिसे सालों तक नजरअंदाज करता रहा, वही उसकी जिंदगी की सबसे सच्ची साथी है। एक शाम जब वे दोनों आंगन में बैठे थे, राजवीर ने कहा, तू तो मेरी जिंदगी की वो किताब है जिसे मैंने कभी खोला ही नहीं। अनुपमा ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, कभी कभी किताबें खुद आग में चमक जाती हैं। दोनों की आंखों में एक नई चमक थी। सालों बाद अब अनुपमा गांव की औरतों के लिए मिसाल बन गई थी। वो हर शाम आंगन में कुछ औरतों को इकट्ठा करती और कहती, औरत अगर चुप भी रहे तो भी कमजोर नहीं होती, लेकिन जब वो हिम्मत से खड़ी होती है तो पूरा समाज झुकता है। प्राची, ममता और अन्य औरतें अब उसके साथ खेतों में काम के बाद छोटी छोटी चीजें सीखती थी। सिलाई, पढ़ना लिखना अनुपमा ने तय किया था। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं और औरतों के लिए भी जिएगी। बरसों की चुप्पी, महीनों का संघर्ष और एक पल का साहस, इन तीनों ने मिलकर अनुपमा की दुनिया बदल दी। अब आंगन में उसकी चाल अलग थी, धीमी नहीं, झुकी नहीं, बल्कि सीधी और आत्मविश्वासी। उसके हाथों पर लगी पट्टियां उतर चुकी थी, हल्के निशान रह गए थे जो हर दिन उसे याद दिलाते कि दर्द से ऊपर उठकर जीना क्या होता है। सुबह की किरण जब कुएं पर गिरती तो पानी की सतह पर उसकी परछाई मुस्कुरा उठती। वही कुआं जहां कभी लोग उसे गवार भाभी कहकर चुटकियां लेते थे, अब वही औरतें आकर उससे सलाह लेती। अनुपमा बहू, लड़के को स्कूल में दाखिला कैसे दिलाएं? अनुपमा दीदी, सिलाई मशीन कहाँ से सस्ती मिलेगी? बहू, मेरी बिटिया पढ़ना चाहती है, तुम ही बताओ आगे क्या करूं? अनुपमा हर किसी को धैर्य से सुनती और सलीके से जवाब देती। उसके शब्दों में अब सुकून था और आंखों में एक भरोसा कि बदलना संभव है।
राजवीर गांव लौट आने के बाद घर संभालने लगा था। सुबह की बैठक में वो अपने पिता रामदीन के साथ खेतों का हिसाब देखता, दोपहर में मजदूरों की मजदूरी तय करता और शाम को आंगन में बैठकर अनुपमा के साथ चाय पीता। उस चाय में अब अधूरापन नहीं था, साझेदारी थी। एक दिन उसने अनुपमा के सामने एक छोटी सी रजिस्टर्ड फाइल रखी। ये तेरे नाम की है अनुपमा, हमारे घर के पिछवाड़े वाली 2.5 बीघा जमीन। वहां जो भी तू शुरू करना चाहे उस पर पूरा हक है तेरा। अनुपमा ने फाइल पर अपना नाम पढ़ा। अनुपमा देवी और हल्का सा कांप गई। वर्षों बाद उसने अपने नाम को दस्तावेज पर देखा था। आंखें भर आई, पर उसने आंसू पलकों से बाहर नहीं आने दिए। जमीन की पहली फसल का नाम मैं रखूंगी, उसने धीरे से कहा। क्या? सम्मान। जो बोएंगे वही काटेंगे। राजवीर मुस्कुरा दिया। जैसा तू कहे। 2.5 बीघा जमीन के एक हिस्से पर अनुपमा ने पुआल की छत और मिट्टी की दीवारों वाला एक खुला सा सीख केंद्र बनवाया। गांव के बढ़ई राम खिलावन ने बिना मेहनताना लिए कुर्सियां बना दी। प्राची ने अपने पुराने सूट कुर्ते काट कर पर्दे सी दिए। ननद ने रंगोली बनाना सिखाया और दीवारों पर अक्षर लिखे, का खा गा और दूसरे किनारे पर आ ई। अनुपमा ने उस केंद्र का नाम रखा सम्मान पाठशाला। वहां शाम को खेतों से लौटने के बाद औरतें इकट्ठी होती। किसी के हाथ में सब्जियों की टोकरी, किसी के कंधे पर बच्चा, तो किसी की गोद में कॉपी किताब। अनुपमा अक्षर पढ़ना सिखाती, अपने अनुभव सुनाती और हर सप्ताह एक कहानी सुनाती, जिसका अंत हमेशा एक सवाल से होता, क्या हम चुप रहे या गरिमा के साथ बोले। धीरे धीरे बदलाव दिखा। ननद जो कभी ताने कसती थी, अब पड़ोस की किशोरियों को लेकर आने लगी। भाभी राधा के घर में सब कहते हैं लड़की को पढ़ाकर क्या करना, आप उनसे बात करोगी? हाँ, अनुपमा कहती, लेकिन पहले राधा से बात करेंगे, उसकी क्या इच्छा है। सास के लिए ये सब नई बात थी। सम्मानों की दुनिया में जो बहू केवल काम की मशीन समझी जाती थी, अब वही घर की धुरी बन रही थी। राम प्यारी कई दिन तक बस दूर से देखती रही। एक शाम जब पाठशाला में औरतें चली गईं, वे आकर दरवाजे पर बैठ गई। बहू, उन्होंने धीमे से पुकारा। जी माँ। ये जो तू लड़कियों को पढ़ाती है, इसमें हमारा घर बट तो नहीं जाएगा? अनुपमा ने उनकी तरफ देखकर कहा, घर बांटे नहीं माँ, समझ से जुड़ते हैं। आज आपने जो पूछा वही तो सीख है। सवाल करना, जो कभी सवाल नहीं करता वो कब तक गलत मानता रहेगा। राम प्यारी ने पहली बार खुलकर सांस ली। और जो गलत हमने किया, गलत को पहचान लेना ही आधी माफी है, अनुपमा ने सादगी से कहा। बाकी आधी हमारा व्यवहार बदल देता है। उस रात राम प्यारी बहुत देर तक चौखट पर बैठी रही। उनके चेहरे पर पछतावे की रेखाएं थी, पर आंखों में नरमी का उजाला भी था। अगले दिन वे स्वयं पाठशाला में आई और सबसे पहले अपनी बहू के सामने बैठ गईं। ता से ताने नहीं, ता से ताकत पड़ा। बहू और पूरा कमरा खिलखिला उठा। गांव के मुखिया की अगली बैठक थी। अनुपमा ने एक प्रस्ताव रखा, गांव के कुएं के पास शोषण और तानों पर रोक लगाने की। जो भी औरत की इज्जत पर चोट करेगा, उसे तालाब की सफाई और पाठशाला की ईंट ढोने की सेवा करनी होगी। 1 महीना सभा में फुसफुसाहट हुई। कुछ मर्द बिदके, ये क्या नया तमाशा है। रामदीन ने पहली बार खुलकर अपनी बहू का साथ दिया। तमाशा नहीं, तहजीब है। हमारी बहू सही कहती है, बदजुबानी की सजा बदनामी नहीं, सुधार होना चाहिए। पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया। उस शाम अनुपमा ने पाठशाला की दीवार पर एक छोटी सी तख्ती टांगी। यहाँ बोले गए हर शब्द का वजन होता है, वजन गरिमा का। प्राची कई दिनों से चुप रहने लगी थी। एक रात छत पर अनुपमा के पास आई। भाभी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैंने आपको बहुत बार गवार कहा। शहर की हवा ने मेरी समझ खराब कर दी थी। अनुपमा ने उसे बाहों में भर लिया। हम सब अपनी जगह से ही देखते हैं प्राची, जब जगह बदलती है नजरिया भी बदल जाता है। प्राची बोली, मुझे भी पाठशाला में पढ़ाना है। मैं हिसाब किताब सिखाऊंगी ताकि घर की औरतें मेले में ठगी ना खाएं। बस यही तो चाहिए मुझे, अनुपमा ने चमक कर कहा। जो तुम जानती हो उसे बांट दो, हम सब मिलकर मजबूत होंगे। राजवीर भीतर से बदल चुका था, पर अपने पुराने अपराध बोझ से उबरना उसके लिए आसान नहीं था। उसने एक दिन अनुपमा से पूछा,
क्या मैं सचमुच बदल रहा हूँ या सिर्फ तुझे खो देने के डर ने मुझे विनम्र बना दिया है? अनुपमा ने उसका हाथ थाम लिया। डर से शुरू हुई सावधानी अगर आदत बन जाए तो वही संवेदना है। मुझे बहाने नहीं व्यवहार दिखता है और तुम्हारा व्यवहार बदल रहा है। राजवीर ने उसी शाम घर की बैठक में खड़े होकर कहा, आज से इस घर में किसी को गवार कहकर पुकारना मना है। नाम से बुलाइए, अनुपमा और बाकी सबको भी उनके नाम से। सन्नाटा छा गया। फिर राम प्यारी बोली, हमने भी कसम खाई, अब इस घर की दीवारें ताना नहीं धुआं बनेंगी। इसी बदलाव के दिनों में एक नन्ही सी खुशखबरी घर की चौखट पर आई। डॉक्टर ने बताया अनुपमा मां बनने वाली है। ये खबर सुनते ही पूरी हवेली में जैसे दिए जल उठे। राम प्यारी ने उसकी हथेलियों पर काजल का टीका लगाया। बुरी नजर ना लगे मेरी बेटी को। अनुपमा की आंखें नम थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। मैं चाहती हूँ जो बच्चा आए, चाहे बेटा हो या बेटी, उसे इस घर में नाम से पुकारा जाए, किसी उपनाम से नहीं। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव की औरतें जब उसे बधाई देने आईं तो उसने पाठशाला में उसी दिन माँ और मैं सत्र रखा, जहां हर औरत अपनी माँ से जुड़ी एक याद सुनाती। पड़ोसन अम्मा जिन्होंने कभी उसे कहा था चुप्पी में भी आग होती है, उस दिन अनुपमा के सिर पर हाथ फेर कर कहा, अब तेरी चुप्पी में आग नहीं आशीर्वाद बोलता है बेटी। बरसात के बाद भी धूप जब खेतों पर झुकी तो अनुपमा ने 2.5 बीघा में मूंग, बाजरा और सब्जियों की मिश्रित खेती करवाई। उसने औरतों को बीज बचत, जैविक घोल बनाना और बाजार में मोल भाव सिखाया। पहली फसल उतरी तो उसने सबसे पहले मड़ई के बीच बैठकर बोरा खोला और दाने मुट्ठी में लेकर बोली, ये सिर्फ अनाज नहीं, हमारी इज्जत के दाने हैं, हमारी मेहनत, हमारी पढ़ाई, हमारी बोली। उसने कुछ दाने पाठशाला की मिट्टी पर बिखेर दिए। यहाँ से उगी समझ खेतों में हरियाली बनकर लौटे। गांव के युवकों ने भी आगे बढ़कर गड्ढे खोदे, पौधे लगाए। तालाब की सफाई। एक दिन 2 लड़के चुटकी लेने लगे तो मुखिया ने उन्हें 1 महीने की सेवा की सजा दी। तालाब पर मिट्टी के घड़े भर भर कर रखना। लड़के पहले झेपे, फिर हंसकर काम में जुट गए। बात फैल गई। अब कुएं पर फप्तियां नहीं, फुसफुसाहट में फिक्र होती है। परिवर्तन सहज नहीं होता। एक दिन शहर से राजवीर के पुराने साथी आए, जिनके सामने वो अक्सर अपनी आधुनिकता का दिखावा किया करता था। उन्होंने हंसते हुए कहा, राजवीर तू सच्ची गांव में टिक गया। और भाभी जी, ये पाठशाला वाटशाला सब ज्यादा हुआ ना? हवा में फिर वही पुराना अहंकार तैर गया। राजवीर का चेहरा सख्त हुआ, मगर उसने गहरी सांस ली। ज्यादा नहीं हुआ। जिस गांव ने मुझे जन्म दिया उससे भागना आधुनिकता नहीं, अपनी जड़ों से गद्दारी है। और जहां औरतें इज्जत से बोलना सीखे, वहां आदमी होना आसान हो जाता है। दोस्तों के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, पर वे चुप हो गए। अनुपमा ने बाहर से पानी रखा और सरलता से बोली, बाहर की दुनिया बड़ी है, पर भीतर की दुनिया बिना इज्जत के बेहद छोटी। हम अपनी दुनिया बड़ी कर रहे हैं। उस रात राजवीर ने अनुपमा से कहा, आज लगा कि मैं सच में बदल रहा हूँ। अनुपमा ने सिर हिलाया। बदलना कोई मंजिल नहीं, रोज का अभ्यास है। दीपोत्सव से पहले गांव की महिलाएं मिलकर हस्तशिल्प मेला लगाने लगी। मिट्टी के दिए, गणेश, लक्ष्मी, रंगोली के स्टेंसिल, सुगंधित तेल, अचार, पापड़। प्राची ने हिसाब किताब संभाला। ममता ने प्रचार किया। राम प्यारी ने पहली बार अपने हाथों से दिए रंगे। मेले के दिन पंचायत चौक रोशनी से चमक उठा। बाहर से भी खरीदार आए। कुछ लोगों ने सम्मान पाठशाला के लिए दान दिया, पर अनुपमा ने घोषणा की, दान से नहीं, कौशल से चलेंगे। दान केवल पुस्तकालय के लिए स्वीकार होगा, ताकि बच्चियां किताब पढ़ें। शाम को जब दिए जले तो राम प्यारी अनुपमा के पास आई। बहू, तूने दिए रंगना सिखाया, पर असल में हम सबके भीतर की बातें सीधी कर दी तूने। अनुपमा ने उनके हाथ थाम लिए। दोनों की आंखें नम थी, मगर उस नमी में अब कड़वाहट नहीं, मिठास थी। कुछ महीनों बाद घर में नन्ही सी रोशनी उतरी। अनुपमा ने एक बेटी को जन्म दिया। हवेली में पहली बार मोड़ पर मोर बोले। राम दिन जो हमेशा दादा बनने की शान में पैर फटकते, उस दिन चौखट पर मत्था टेक कर बोले, हमारी पोती आई है। आज से इस घर में बेटी आशीष समझी जाएगी। नामकरण के दिन अनुपमा ने सबके सामने कहा, मैं एक वचन लेना चाहती हूँ। इस बच्ची को हम उसके नाम से ही बुलाएंगे। कोई ऐसा नाम नहीं जो उसे छोटा करे।
सबने एक स्वर में कहा वचन। राजवीर ने नाम फुसफुसाया रिया। सबके मुंह से निकला जियो बेटी दीर्घायु हो। उस शाम पंचायत चौक पर फिर सभा हुई और मुखिया ने घोषणा की, आज से हमारे गांव में किसी भी औरत को गवार कहकर पुकारना दंडनीय है। उसके नाम में ही उसकी पहचान है और वही सम्मान है। तख्ती बदली, उस पर बड़ा सा लिखा गया, नाम से पुकारो मान से सुनो। इसी बीच एक पुरानी छाया फिर उभरी। वही 2-3 युवक जो कभी कुएं पर फप्तियां कसते थे, अब रात को शराब के नशे में चिल्लाते हुए पाठशाला के पास आए। दीवार पर लिखे अक्षरों पर मिट्टी फेंक दी। बात अनुपमा तक पहुंची। वो अकेली गई। कोई तमाशा नहीं, कोई भीड़ नहीं। उसने युवकों को सामने खड़ा किया। जो अक्षर तुमने गंदे किए वही तुम्हें पढ़ना सिखाएंगे। तुम कल सुबह यहीं आओ। 3 दिन तक तुम और बच्चों के साथ आ ई ई से शुरू करोगे, फिर तालाब की सफाई और फिर बुजुर्गों के पांव दबाने की सेवा, सजा। और हाँ, ये सब नशे के बिना होगा। युवक हंसे, पर उसकी आंखों में अडिग विश्वास देखकर हंसी थम गई। अगले दिन वे सचमुच आए। तीसरे दिन उनके हाथों में मिट्टी की जगह दिए थामे। चौथे दिन उनमें से एक ने कहा, भाभी हमें भी नाम से पुकारो। ठीक अनुपमा ने कहा। राघव, विनोद, किशन, आज से तुम पाठशाला के सेवक हो। कुएं पर फुसफुसाहट की जगह अब लोग कहते। अनुपमा बहू ने दुश्मनों को भी बेटा बना लिया। जिस दिन रिया ने पहली बार आ बोला, उसी दिन शहर के डाकिये ने एक लिफाफा दिया, राजवीर का नहीं, अनुपमा के नाम। अंदर ग्राम शिक्षा विभाग से पत्र था। सम्मान पाठशाला ने जो सामुदायिक मॉडल तैयार किया है, उसे ब्लॉक के 5 गांवों में लागू करने का प्रस्ताव है। अनुपमा देवी को समुदाय शिक्षा मित्र के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अनुपमा ने पत्र चूम लिया। ये वो चिट्ठी थी जिसमें मैं ठीक हूँ जैसी औपचारिकता नहीं, उसकी पहचान लिखी थी। राम प्यारी ने उसके माथे पर हाथ रखा। अब हमारी बेटी और बेटियों की माँ बनकर पढ़ाएगी। दीपावली की रात थी। घर घर दिए थे, पर ठाकुर रामदीन की हवेली के ओसारे में एक बड़ा सा दिया रखा था, आत्मसम्मान का दिया। अनुपमा ने रिया की उंगलियां थाम कर बाती सीधी की। राजवीर ने तेल डाला। रामदीन और राम प्यारी दोनों ने ताली बजाई। प्राची और ममता ने पाठशाला की लड़कियों के साथ नाम से पुकारो का छोटा सा गीत गाया। भीड़ में कोई बच्चा पुरानी आदत से बोल उठा, गवार पास खड़ी है। उसकी माँ ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा। अनुपमा दीदी कहो बेटा, नाम से बुलाओ। अनुपमा ने भीड़ की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं अनुपमा हूँ। मैं किसी की भाभी भी हूँ, किसी की बेटी भी, किसी की माँ भी, पर सबसे पहले मैं अपने नाम की मालिक हूँ और हर औरत है। उस रात गांव के आसमान में पटाखों की जगह दियों की सुनहरी सांस थी। पाठशाला की दीवार जिस पर कभी मिट्टी फेंकी गई थी, अब नए अक्षरों से जगमगा रही थी। असम्मान नहीं, आ से आत्मसम्मान, ई इज्जत, बड़ी ई से ईमान, और नीचे एक पंक्ति, यही कहानी सिर्फ अनुपमा की नहीं, हम सबकी है। आंगन में रखे बड़े दिए की लौ स्थिर थी। अनुपमा ने उसे तिपाही पर ऊंचा रखा ताकि दूर से भी दिखे कि इस घर में, इस गांव में, इस समाज में अब नाम की लौ बुझने नहीं दी जाएगी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।